हम बात करेंगे। हम बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 4 रोजा सरकारी दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा अमेरिका दुनिया भर में मौजूए बहस बन गया है। दूसरी तरफ भारत अमेरिका से नाराज हो गया है कि सदर ओबामा ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को दौरे की दावत क्यों दी है। एक सोच ये कहती है कि अमेरिका इमदाद देकर बड़े बड़े काम लेगा और दूसरी सोच ये कहती है कि मुलाकात दोनों ममालिक के मफाद में है। क्या ये 4 रोजा सरकारी दौरा दोनों ममालिक के दरमियान जो अभाम है, तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात, इनको दूर कर पाएगा? क्या इसे कामयाब दौरा कहा जा सकेगा? इस पर आज हम बात करेंगे। इन दोनों खबरों को आपके साथ शेयर करने से पहले क्लासर साहब और काजी साहब आपसे अहम जो खबरें हैं वो शेयर करेंगे। जी काजी साहब। शाजिया, आगाज़ में मैं बात करूंगा एक खबर जो चाइल्ड लेबर जो है और जो बैगरी है बच्चों की, उसमें अलार्मिंग इजाफा हो रहा है और बच्चे गायब जो हो रहे हैं कराची की जो सड़कों से, वो कहाँ जा रहे हैं और कैसे जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स हैं वो मजबूर हो रहे हैं और कितने 1.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो जो मजदूरी पे मजबूर हैं और 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इसका दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक है, इस पर बात करेंगे। और फिर एक और फिगर मैं देख रहा था मारूफ जरीदे टाइम में कि पाकिस्तान में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जो पॉसिबिलिटी मौजूद है वो 90,000 मेगावाट से ज़्यादा है। तो हम क्यों बाहर से ख़रीद के लाना चाह रहे होते हैं? $9 बिलियन का हम प्लांट जो है न्यूक्लियर वो चाइना से ले रहे हैं। तो ये क्या कहानी। और आखिर में एक बड़ी दिलचस्प खबर कि जिस तरह हम बात करते होते हैं लैटिन अमेरिका में ठनी रहती है, वहाँ मगरब के साथ उनकी, वहाँ पे राफेल क्रोया की क्या लड़ाई हुई इकोनॉमिस्ट के साथ और उसने क्या एलेज किया कि किस तरह से जो तेल की कंपनियां हैं उनके शेयर इकोनॉमिस्ट में भी हैं और वो मिल के कैसे इस्तेसाल करते हैं, ये इल्ज़ाम लगाया है इलेक्टेड प्रेसिडेंट है राफेल क्रोया। बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, क्लासर साहब के पास चलते हैं। जी क्लासर साहब, आप क्या बताएंगे? जी शाजिया, 2 स्टोरीज हैं आज। एक तो आज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हो रहा है, पेट्रोलियम का बड़ा अहम इजलास, और कुछ उसकी मैं इनसाइड जो आज पेश होनी डॉक्यूमेंट्स पेश करनी है वजारत पेट्रोलियम ने सेंटक प्रोजेक्ट के हवाले से, जो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा जो सोने चांदी और ये कॉपर की जो उनके काने हैं बलूचिस्तान से, वहाँ से कितने कितने ये सोना निकाला गया है, उसको कहाँ बेचा गया है, कितनी उसकी आमदन हुई है, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म के। और एक मेरा ख्याल है एक पहली दफ़ा हम लाएंगे कुछ इस तरह की दस्तावेज़ात सामने लाएंगे जो आज इजलास में पेश हो रही हैं कि बलूचिस्तान से जो हमने वहाँ से मादनियात निकाली हैं, सोना निकाला है, कॉपर्स निकाले हैं, चांदी निकाली है, तो चीनी कंपनी ने कितने पैसे लिए, उनको कितना फ़ायदा हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान को उसमें से क्या कुछ माल मिला है और बलूचिस्तान को झूंगे में क्या मिला, ये सारी डिटेल आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। जिसका इजलास आज दिन के 2:30 बजे होना है, इसका अहम इजलास और डॉक्यूमेंट्स हम आपके सामने लाएंगे जो आज वहाँ पेश होनी है। और दूसरी एक आपको याद होगा लास्ट वीक हमने स्टोरी की थी ब्लू पासपोर्ट का, जो यहाँ गलत इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर मैसिव लेवल पर लोगों ने जो गैर कानूनी तौर पर उन्हें पासपोर्ट बनवा लिए थे रहमान मलिक साहब के दौर में। तो उस पर जो ये मौजूदा DG इमिग्रेशन है और पासपोर्ट सिकंदर सुल्तान राजा साहब, हाँ, उन्होंने वो प्रोग्राम देख के मुझे एक ईमेल की है, तो वो ईमेल आपके साथ शेयर करेंगे कि जो नए DG हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं वो क्या वो ये कह रहे हैं, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन मज़ीद भी शेयर करेंगे कि ब्लू पासपोर्ट का जो मसला है ये वैसे का वैसे रहेगा और इसमें कोई बेहतरी आने की तवक्को नहीं होगी। तो ये कुछ ये 2 स्टोरीज हैं शाहजहाँ जो आज आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है क्लास साहब, सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस, पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस की बात कर लेते हैं। इसके मुताबिक हुकूमत की अमलदारी कायम की जाएगी, अलग जेलें होंगी, अलग थाने होंगे। तो क्या इतने अरसे में हुकूमत पाकिस्तान कभी भी इतने अदवार गुजरे हैं, कभी हम अपनी अमलदारी कायम ही नहीं कर सके कि ऐसी कानून साजी की ज़रूरत पड़ गई है? क्या पहले से कानून मौजूद नहीं है? क्या पहले से सजाएं मौजूद नहीं है? ये शाहजहाँ बड़ा अहम सवाल उठाया आपने, और मैं ये सुबह मैं ये सारी डिटेल भी पढ़ रहा था ये शो में आने से पहले, और मैं जो बात आपके जहन में वही मेरे जहन में थी कि इस मुल्क में इतने बेतहाशा कवानीन बना दिए गए हैं कि उनके लिए लाइब्रेरीज चाहिए, उनको रखने के लिए, संभाल कर रखने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन की बात कहीं पे नहीं है और इतना वे किस्म का ये कानून बनाया गया, इसको पढ़ें तो मैं हैरान होता हूँ इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। मसलन एक अभी आपने जो आपने भी बात की इंट्रो में की और आई है, वो लिखते हैं खौफ और हरास फैलाने वाला मुल्क दुश्मन साबित होगा। ये कैसे साबित करेंगे कि ये खौफ और हरास ये वहाँ पे वो कर रहे फैला रहे हैं? आप और मैं अगर ये काजी साहब डिस्कशन कर रहे हैं किसी इशू को लेके, तो हम भी तो खौफ और हरास फैला रहे हैं फिर लोगों को। ठीक है, इस पर बात करते हैं। क्लास मुझे ब्रेक के लिए बोला जा रहा है, मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद जी नाज़रीन। पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस, कानून की ताकत से हर सूरत हुकूमती रिट जो है वो कायम की जाएगी। क्या कानून पहले कमज़ोर है जो अब कानून को ताकतवर बनाया जाएगा? जी क्लास साहब, आप बात कर रहे थे कि किस तरह इस चीज़ को बात को साबित किया जाएगा कि कोई दहशतगर्दी फैला रहा है, कोई खौफ फैला रहा है, खौफ व हिरास फैला रहा है, इस चीज़ को साबित कैसे करेंगे? नहीं चले, दहशतगर्दी तो हमें समझ आ रही है कि वो कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन फैला रहा है या नहीं फैला रहा। ये खौफ व हरास फैलाने वाली क्या चीज़ है, ये मेरे लिए मतलब है, ये मेरी समझ से बाला तार है कि ये जो वहाँ पे बैठे हुए हैं ना, हमारे यहाँ पे हाँ लीगल जार बैठे हुए हैं जिनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेकर बैठे होते, इस तरह की चीज़ें डाल देंगे जिसको ना अदालतें साबित कर सकेंगी, ना वकील साबित कर सकेंगे, ना गवाह कोई कह सकेगा, ना कोई बात हो सके। और इसका सबसे बड़ा ये गलत इस्तेमाल भी किया जा सके। मतलब आप हम तीनों को जकड़ लिया जाएगा, हुजूर तशरीफ़ लें, जो आज आपने शो किया है ये तो खौफ व हरास पे मबनी है। आपने ऐसी ऐसी बातें कर दी कि लोगों में खौफ फैल गया है। ज़रा इधर आए ना, ज़रा थोड़ा सा काजी साहब, शाहजा साहबा और रऊफ सब तशरीफ़ लें, ज़रा आप आके इन्वेस्टिगेशन साबित करें और अपने आप को बेगुनाह साबित करें। इस तरह की हरकतें करने से, ऐसी चीज़ें डालने से। अच्छा, एक और इसमें बड़ी, मैं इसमें मुज़िका खेज एक इसमें चीज़ देख रहा हूँ, वो ये फरमाते हैं किसी गैर मुल्की को आर्जी रिहाइश की इजाज़त को नक्श अमन के लिए इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। और भाई जो ये बाहर से टेररिस्ट आते हैं या बाहर से जो एलिमेंट्स आते हैं, वो आपसे वीज़े लेके आते हैं, आपसे पासपोर्ट लेके आते हैं। अच्छा, फिर बता के आते हैं हम फलां घर में रह रहे हैं, ये हमारा एड्रेस है, हमारी बड़ी एजेंसीज हमारी अहल हैं, एक को पता है कि इस मुल्क में कौन रह रहा है। जैसे आप अगर बैरून मुल्क जाए तो बाकायदा फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है कि आपने आना है, कहाँ रहना है, किसके घर रहेंगे, आप पोस्टल कोड दें, सारी चीज़ें दें। आपका कुछ सिस्टम है यहाँ पे ना किसी को, ये तो वैसे ही जो आज रहना शुरू कर दे। साहब, इसमें कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं, थोड़ी सी मैं अर्ज कर दूं। पॉजिटिव बातें मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई सुबह। इसका ड्राफ्ट तो उन्होंने कॉपी तो नहीं दी, अखबारों में जो छपा। पहली बात तो इसमें उन्होंने ये कही कि जी इस दौर में ये जो जिस जंग में हम आए थे इसमें $100 अरब हमारा खर्च हुआ। ये अब ऑफिशियल हो जाएगा कानून बनने के बाद। इस दौर में ही हमने $50 अरब का खर्चा किया इस जंग पर। उसको सर्विस करने के लिए $11.3 बिलियन हमें दरकार है। और साथ ही 1979 का जिक्र भी किया उन्होंने, पहली जंग का भी जिक्र किया उन्होंने, जो हम रोते रहते हैं, बैठ के रोते रहते हैं, जो बुनियाद बनी इसकी। तो अब अगर ये सब कुछ है और $1.6 बिलियन हमें मिला है अभी उनसे, और हम बगलें बजा रहे हैं, ये जो क्लोसल लॉस हुआ है, डिस्टेबलाइज हम हो गए। और ये बेसिकली बिल जो है एक हवाले से कन्फेशन या एडमिट एक एतराफ भी है कि जनाब ये जो हमने हमाकत की थी। और अगर आज हम उनसे मामला करने जाते हैं, $60-70 बिलियन का कर्जा, 11.5, तो उन्हें कहें भाई $100 अरब हमने खर्च किया है। अगर आप उनसे मॉरिटोरियम की बात नहीं करते तो इस रियासत को आप हर साल $7-8 बिलियन कर्जा लेके डिफॉल्ट से बचाएंगे। हमने उनके साथ मामला करना है और ये इश्यूज हैं। चले, खुदा का शुक्र है सदर साहब, ये नए इश्यूज है, आप समझ में आए? नहीं, हमें तो समझ थे। रियासत की सतह पे जो है एक ऑफिशियली या एक डॉक्यूमेंट की सूरत में या एक कानून की सूरत में कम से कम ये इतराफ मौजूद है कि जो हमने आपने जंग लड़ाई यहाँ कोल्ड वार से लेके अब तक, हम उसके जहन्नुम में अब भी जल रहे हैं। और ये 150-200 अरब जो पाकिस्तान की GDP के बराबर है, वो हम पे आपने जो इनकर किया। और आज हम एक कर्जे के बोझ तले और महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, और एनर्जी हमारा सारे, तो ये उससे जुड़ी हुई क्लास साहब। इसमें एक और बात सुने, नया कानून बेशनाख्त शिद्दत पसंदों से निपटने के लिए नाफिज किया गया है। शिद्दत पसंद तो आपने देखा कि ज्यादा हमले जो होते हैं वो खुदकुश हमलों की सूरत में होते हैं, तो खुदकुश हमले जो करते हैं उनको कैसे पकड़ेंगे, या उनको पकड़ेंगे जो तंजीमें जिम्मेदारी कबूल करती हैं, जो पिछले सालों से करती आ रही हैं? क्या करेंगे आप? ये शाहजा, ये पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की हुकूमत जब भी आती है, इन्हें ये यकीनन शौक़ रहता है कि कोई चीज़ें नई बनाई जाएँ, अलहदा की जाएँ। जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं, जो एग्जिस्टिंग जुडिशरी है, थाने हैं, कचहरे हैं, ये इन्हें सूट नहीं करती। 97 में आपको याद होगा एंटी टेररिज्म इन्होंने लॉ बनाया, उसके तहत अगेन इन्होंने स्पेशल कोर्ट्स बनाए, चीज़ें की, और वही स्पेशल कोर्ट्स के तहत नवाज शरीफ साहब को भी ट्राई किया गया था। अभी भी मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ कि उन्होंने कहा जी हम इनकी सेपरेट अदालतें बनाएंगे, हम अलहदा थाने बनाएंगे, अलहदा जेलें बनाएंगे, अलहदा जेलें। ये मतलब मजीद अरबों रुपए का प्रोजेक्ट आप बनाने के उसमें जा रहे हैं। फिर इस पर ठेके होंगे, इसमें फिर लोगों में माल खाया जाएगा, किसी को थाना बनाने का ठेका, किसी को जेल बनाने का, कोई ना कोई एक्टिविटी आपकी लगी रहे। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है आप उसको इंप्रूव करने की बात क्यों नहीं करते? आप हर दफ़ा एक नई चीज़ ले आते हैं।
आप दाने स्कूल बनाने चल पड़ते हैं, जो मौजूदा सरकारी स्कूल हैं तबाह होकर रह गए, उनको इंप्रूवमेंट की बात नहीं करते। सेम यहीं पे हो रहा है। ये लाज लाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक दो लाज अच्छे से इनके आए थे जो बहुत देर से, मसला इन इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत सारी पावर्स दी थी जो 12 साल पहले देनी थी, अब 12 साल बाद जाके इन्होंने दी हैं। ये मैं फिर कह रहा हूँ कि आपकी फोर्सेज में मोटिवेशन खत्म हो चुकी है, आपकी लीडरशिप इंतहाई आप कह सकते हैं नाहल और वो हो चुकी है, बुज़दिली की हद तक घरों में बैठ चुकी है। अब बंकर्स में ये लोग बैठे हुए हैं, घर से निकलने को ये तैयार नहीं। जो केपीके में हो रहा है आपके सामने है। पहले एमपी के वजीर मार रहे थे, आप इमरान खान साहब के वजीर वहां पे उसके मार रहे हैं ये सारे के सारे। अगर ये मतलब है आप सिर्फ लाज लाने से, जिन लोगों ने लाज पे इम्प्लीमेंटेशन करवानी है वो लोग इस काबिल नहीं है कि वो इस इतने बड़े ये क्राइसिस है, इतने बड़े चैलेंज से। मैं एक कदम आगे जाऊंगा आपसे, एक कदम में आगे जाके बात बिल्कुल ठीक है आपकी बात। अभी मैं आऊंगा अपनी स्टोरी पे तफसील से, तो मैं बाद में बात करूंगा कि यहाँ पे 1.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, रेडी मटेरियल है। 2.5-3 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर बैठा हुआ है जिनको खुद को जो है वो उनको रेडी मटेरियल मिल रहा है। तो आप अंडरलाइन काजेज अगर रिमूव नहीं करते, आप एक समाज में से एक जो बुनियादी इटियोलॉजी बीमारी की जो जड़ है उसे आप खत्म नहीं करते, तो पेन किलर तो लाज जितनी मर्जी बना लें आप जिस वक्त तक एक मुनज़्ज़म समाज को तरतीब देने के लिए इकदाम नहीं करते, अपने रिसोर्सेज का रुख इधर नहीं करते, आप डैम तो बनाते नहीं, 500 अरब रुपए का आप सर्कुलर डेट आपने देना होता है, 200 अरब और चढ़ गए। इंटरवेंशन कर रहा हूँ आपकी स्टोरी पे, उस पे आएंगे। आई एम सॉरी मैं इंटरवीन कर रहा हूँ। आपने लास्ट की बात की ना बच्चों के हवाले से, बड़ा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ पीपल्स पार्टी ने पास किया था यहाँ पे, बहस थोड़ी सी तो इससे हट जाएगी, जिसमें यह कहा गया था कि आपके किसी के घर में अगर कोई ऐसे बच्चे मौजूद होंगे जो काम कर रहे होंगे जिन्हें स्कूलों में होना चाहिए, उनको 3 महीने के लिए सजा मिलेगी और 20,000 रुपए जुर्माना होगा। और प्राइवेट स्कूलों को कहा गया था कि आप इसमें इस तरह के बच्चों को आप 20% दाखिले दें। आपकी मुल्क की इलीट के जितने भी स्कूल हैं सब ने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा खबरदार को हमारी तरफ आया और आपने कहा कि इन बच्चों को पढ़ाना है, हम स्कूल बंद कर देंगे। आपकी रियासत कभी आपने सुना इस पे कि किसी घर में सर्वे किया गया हो, कहीं लोग भेजे गए हों, बातचीत की गई कि अगर आप घर में मुलाजिम रखे हुए हैं उनको स्कूल भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे, इस पे किसने इंप्लीमेंटेशन करवाना है? जरदारी साहब ने जारी कर दिया, सबसे अच्छा काम किया मैं समझता हूँ उन्होंने किया, कि पीपल्स पार्टी ने सबसे अच्छा काम किया। इस पे इंप्लीमेंटेशन आपकी ब्यूरोक्रेसी ने कराना है। आप मुझे ये बताएं इनके लिए कितना काम था? जिन 1.5 करोड़ की आप बात कर रहे हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी निकले बाहर, एक घर में देखे और कहे जी ठीक है आपके यहाँ ऐसे बच्चे काम कर रहे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, स्कूलों में आप उनको डालें, स्कूलों को अगर बंद कर दें। अगर आप ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बंद करने हैं आप बंद कर दें, हम ला लेके आए जहाँ के आपके मेरे बच्चे पढ़ेंगे, इनके बच्चे भी वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मतलब कौन इंप्लीमेंटेशन करवाएगा? अब ला पे ला बनाए जाते हैं। मैं इन्हीं से आके दरखास्त करता हूँ नवाज शरीफ साहब से कि ये जो आप उठा के ला तो लाएं जरा, और एक घर में चेक करवाना शुरू कर देंगे, अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे और 3 महीने के लिए जेलें भेजें या उनको बैठ के जुर्माने करें। ये बहुत सारा मसला हल हो सकता है। मेरी अर्ज सुने, अब मैं आपको बताऊँ, आज मैंने बड़ी दिल हिला देने वाली कहानियां देखी कि अपने बच्चों को माँ बाप किस तरह मजबूर हैं, वो नहीं कोप कर पा रहे इन्फ्लेशन से, इस महंगाई से कोप ही नहीं कर पा रहे। डेली की बुनियाद पे इन्फ्लेशन, एक बच्चे के मेरे पास, ये मैं अभी आके बात करूंगा, एक आसफ नामी बच्चा जो है वो किस तरह से उसकी माँ ने 30,000 रुपए ले रखे हैं फैक्ट्री से और वो बॉन्डेड लेबर कर रहा है कि जी वो बाप उसका बिस्तर पे है, इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है क्योंकि रियासत इलाज भी तो नहीं दे रही। तो अब ये जो आपका जो लेबर का मसला है ना, ये जिस पे हम बात करेंगे, इसको हम जिस तरह सिविल सोसाइटी देखती है, हम ऐसे नहीं देख सकते until unless you do not remove the underlying causes जो हैं जिसकी वजह से बच्चे मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें हम उनके तो ये कॉजेज यही तो बात करें, रियासत ने खत्म करनी है ना। वो अगर कॉजेज आप रिमूव नहीं करते तो लाज से तो आप बच्चों को कुछ नहीं कर सकेंगे, इंप्लीमेंटेशन तो नहीं करवा सकते आप क्लासा साहब। मैं वही कह रहा हूँ कि ये लाज ला रहे, ऑलरेडी आपके पास खास से लाज मौजूद हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आती, अलहदा अदालतें, अलहदा थाने, अलहदा जेलें, अलहदा इनके प्रोसिक्यूटर, एक नया बजट बना रहे हैं, अरबों रुपए मजीद आप इसकी तरफ डिवाइड करने जा रहे हैं। खुदा के लिए जो मौजूदा एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको आप उन्हीं पे इम्प्लीमेंटेशन करें, लोगों की कैपेसिटी बेहतर करें, कोई मोटिवेशन लाएं। आपको इतने डिफीटिस्ट मेंटेलिटी के साथ हम टेररिज्म को फाइट कर रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ कि दुनिया में कैसे देखती होगी 50,000 बंदा मारा गया यहाँ पे और इतनी शिकस्त खुर्दा अप्रोच है। एक तरफ आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी कानून की ताकत नहीं है, पहले आपकी अमलदारी नहीं है, हुकूमत रेट आप कायम नहीं करवा सके, इस तरह के लॉज लाकर आप ये चीज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, आप एग्री करते हैं इससे? नहीं शाजिया,
नहीं शाजिया, ये कानून की ताकत ऐसा सच कोई चीज नहीं होती, कागज पे लिख दिया, पेपर बना दिया, कानून की ताकत होगी। ये तो इम्प्लीमेंटेशन से होती है। जिन लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन कराने में, उन्हीं का पास ये सारा दिन, मेरे बहुत सारे जानने वाले, ट्रांसफर, पोस्टिंग, एक अच्छी जगह पे उन्होंने आके जिला लेना है, उन्होंने अपने बच्चों को लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में रखना है, उन्होंने 3 दिन के लिए किसी डिस्ट्रिक्ट में जाना है वापस। ये हाँ, इस तरह की कहानियां मैं सुनता रहता हूँ कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, सिविल में हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, ये डिलीवर नहीं कर पा रही। इनमें मोटिवेशन का बहुत, पूरे मुल्क में एक पुलिस ऑफिसर आपको मिला जिसने इनको चैलेंज कर दिया, वो शायद हयात है। पूरे मुल्क में अंदाजा करें, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है, उसके खिलाफ भी शायद हयात साहब के खिलाफ भी पहुंच गया उनके डीएजी कि इनको आपने हमारे ऊपर लगा दिया। और भाई, हमें सीनियरिटी जो और जूनियर के हम चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, जो डिलीवर करके देना चाहते आए और बात करें। आपने सारी उम्र में तबाह कर दिया जी। मैं सीनियर हूँ, 10 साल पहले पैदा हो गया था, ये 5 साल मुझसे छोटे हैं, तो ये कैसे आगे आ गए। इसी आपको चक्कर ने यहाँ पे इस पूरे मुल्क को तबाह करके रख दिया है। आप अगर इसको चाहते हैं सोसाइटी को आगे लेके जाना, लाज आप ला रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो इन्होंने ये ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, अभी पार्लियामेंट ने मंजूरी देनी है, अभी मंजूरी देनी है, तो बात वो दे देंगे, वो दे देंगे। वहां पे गूंगे बहरे बैठे हुए हैं, मैं देख चुका हूं उनको, पिछले 4 महीने में परफॉर्मेंस है। आजकल तो वैसे एमएनए आ ही नहीं रहे, एमएनए को छोड़े वजीर ही नहीं आ रहे। कोई पार्लियामेंट में आपके वहां पे आप अब डेली बेसिस पे देखें, कोरम का इशू खड़ा हो रहा है और वहाँ स्पीकर साहब बैठे हैं, टूथलेस वहाँ स्पीकर साहब हैं, उनकी सुनता है कोई नहीं। वो दरखास्तें करते रहते हैं और वजीरों से रिक्वेस्ट हो रही है कि हजूर तशरीफ़ लें। वजीरों से बात करते हैं, वो कहते हैं हमें तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है। ना यहाँ कैबिनेट के इजलास रेगुलर होते हैं, ना वहाँ पे नवाज शरीफ साहब उनको मिलने को तैयार टाइम देते हैं। वो कहते हैं हम किस चीज़ का दिफा करें, क्या बताएं हाउस को जाके, क्योंकि हम तो डार्क में हैं, कोई हमें कोई बैठ के डिस्कशन नहीं करता, कोई पॉलिसी फोरम नहीं है। इस हुकूमत को 3-4 लोग चला रहे हैं, सबको पता है कौन चला रहे हैं। बाकी वजीर कहते हैं कि हमें तो ये कॉन्फिडेंस में लिए नहीं जाता, हम भी अखबारात के जरिए ये चीज़ें पढ़ते हैं कि मुल्क को कैसे चलाया जा रहा है। सो इन हालात में आप लेके जाएंगे ला, वो बिल्कुल ठप्पा लगा देंगे, बिल्कुल जी डन हैं जी, ला लें। और उसके बाद जो आप और मेरे जैसे खौफ और हरास फैला रहे हैं उनको गिरफ्तार करें और उनकी प्रोसिक्यूशन शुरू कर दें। ये ला है सर, आप बुलाने वाले हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वज़ीर आज़म के 4 रोज़ा सरकारी अमरीकी दौरे की, कि ये दौरा कैसा होगा, कामयाब होगा, नाकाम होगा। एक तरफ ये दौरा है और दूसरी तरफ 1.6 अरब डॉलर की इमदाद। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। अमेरिकी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। 23 अक्टूबर को जो बाइडन से नाश्ते पर मुलाकात होगी और फिर दोपहर को अमेरिकी सदर बराक ओबामा से मुलाकात होगी। लेकिन इस मुलाकात का एजेंडा क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। दुनिया अखबार के रिपोर्टर फैसल रजा खान हमारे साथ लाइन पर होंगे और कोशिश करेंगे उनसे हमारा राब्ता हो ताकि उनसे एजेंडे की जो तफसीलात हैं उनसे जान सके। काई साहब, एक तरफ तो ये दौरा है, दूसरी तरफ 1.6 अरब डॉलर की इमदाद। बकौल क्लासेस साहब के जो बैगर्स होते हैं अपनी मर्जी नहीं चला सकते हैं, बहुत से इश्यूज भी हैं जिन पर हमें बात देखिए, बड़े दिनों से बहस हो रही है मीडिया में भी, हमारी दोस्ती और दोस्ती होनी चाहिए, नहीं है, बुरी है, अच्छी है। पहली बात तो ये है कि अनइक्वल्स में दोस्ती कोई नहीं होती, जो अनइक्वल हो उनमें दोस्ती नहीं होती। दूसरी बात ये है कि फिर भी आप बात कर सकते हैं। आपने जितने कॉलोसल लॉसेज उठाए हैं, जितने ह्यूज लॉसेज आप पर हुए हैं, आपके समाज जो है हिला हुआ है, आप कभी कोई कानून लाते हैं, कभी कोई कानून लाते हैं। और जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले तफसील बताई थी, क्या है 1.6 बिलियन डॉलर 150 अरब के मुकाबले में 150 अरब डॉलर का जो हम ऑलमोस्ट जो आज हमारे इस कानून हो चुका है, तो हम उनसे मामला करती हूँ, वो क्या है, वो यही पीनट है जो ज़िया-उल हक कहा करते थे। तो बात यह है कि अगर ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप अपना कर्जा ही रीस्केड्यूल करवा, आप मॉरेटोरियम ले लें। उन्हें कहें कि जी हम रियासत नहीं चल सकती, 1130 अरब रुपया जो सबसे बड़ी मद है इस वक्त हमारे बजट में 2.5-3 हज़ार अरब का जो बजट है, उसमें सबसे ज्यादा पैसे तो उठा के हम उस कर्जे पे दे देते हैं। जो कर्जा 50 अरब डॉलर का कर्जा लिया हमने, उसको जंग पे खर्च किया, 100 बिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करवा लिया और 1.6 बिलियन डॉलर लेके हम बगले में जाएंगे। तो मामला यह है कि हमें जो है मैं नहीं कह रहा सवेरे उठ के इनकलाब कर दें। अगर आपको इस सिस्टम में रहते हुए आउट ऑफ द बॉक्स आप कुछ कर नहीं सकते तो आपको मिनिमम काम क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो यह कि वो आपको नहीं दे रहे, वहां वो जो चीज मर्जी ले आए यहाँ बेचने के लिए, हम बेचने के लिए जाएंगे, आपका कोटा नहीं है। एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि मेरी खुद बात हुई है, अब इस कितने क्राइसिस में है,
जो एलीट इकोनॉमिस्ट जिन्हें आप कहते हैं, हमें कम से कम 20 से 30% फौरी तौर पे कट करनी चाहिए अपनी जो तईशाती अशिया हम दरामद करते हैं। ये 20-30 और ये जो हमारा इतना बड़ा डेफिसिट बैलून करता चला जा रहा है, तो हम इसे कैसे चलाएंगे? तो ये आसान इश्यूज नहीं है। और पता नहीं अभी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने माली इमदाद बहाल करके पाकिस्तानी हुकाम का मुंह बंद कर दिया, हम उस तरह से बात करने के काबिल नहीं है। ये शाहजिया, मैं तो पहले ही आपको कई दफ़ा शो में कह रहा हूँ कि इस मुल्क को जो फॉरेन पॉलिसी को हम गैरत और बगैरती के चक्कर में चलाते हैं। हम दुनिया को नहीं देखते कि दुनिया के ममालिक कैसे एक दूसरे से डील करते हैं। हमें अगर अमेरिकन इमदाद दें तो भी हम अपने ऊपर हम पल पड़ते हैं, हमारा मुंह बंद कर दिया जी, वो देखें जी हम बिक गए हैं, वो देखें जी कशकोल हमारा फिर वापस है। ना दें तो हम फिर भी पले रहते हैं उन पर, देखें जी हमें बर्बाद कर डाला, हमें इन्होंने मार डाला, हमें तबाह कर दिया और देते भी कुछ नहीं है। एक तो पहले बैठ के हम कंसेंसस कर लें कि अमेरिकन से हमने इमदाद लेनी है या नहीं लेनी। और दूसरी बात ये जहन में रखें कि अमेरिका ने पाकिस्तान को कर्जे नहीं दिए हो, जो मेरे पास डाटा है कुछ, ये कर्जे हमने कुछ और हमने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लिए हुए हैं। अमेरिकन ने हमेशा पाकिस्तान को इमदाद दिए, ग्रांट दिए, कर्जे बहुत कम दिए। ये यूएस एड के तहत जो हमें ये $7.8 बिलियन मिला है, ये आपका कर्जा नहीं है, ये आपका सोशल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने मुफ्त का पैसा दिया है कि जाएं और पाकिस्तान में सोशल सेक्टर को डेवलप करें। अभी जो आप ये जिसकी बात कर $1.6 बिलियन प्लस की बात कर रहे हैं, ये भी एड दे रहे हैं, वो ये कर्जा नहीं दे रहे वो, कि जाए पाकिस्तान में अगर कोई इश्यूज हैं उनको जाके आप उनको वो करें, उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। इसलिए ये समझने की ज़रूरत है पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा जो डोनर कंट्री है वो अमेरिकन ही हैं, वेदर वी लाइक इट और नॉट। और आपको याद होगा इसी शो में एक मैंने जो अमेरिकन ये सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, इन्होंने एक लेटर लिखा था यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस को, हमारे कौमी असम्बली के इनको जो मेम्बरान को, जो हमने शेयर किया इसी प्रोग्राम में, जिसमें उन्होंने बताया था कि अमेरिकन जो है पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। ये कल ही उनका सेक्रेटरी या हमारे खारजा का बयान था, जलील अब्बास जिलानी का, मैं पढ़ रहा था कहीं पे, उन्होंने ये फरमाया कि अमेरिकन की वजह से 1000 मेगावाट बिजली हमारे सिस्टम में दाखिल हुई है। तो ये कह देना कि आके उन्होंने हमें तबाह कर दिया और हम तबाह हो गए हैं। और मादरत के साथ काजी साहब के साथ कि ये जो डाटा बता रहे हैं कि इतने $बिलियन का नुकसान हुआ है, ये भी इनको कहें जरा, इसकी हमें डिटेल दे दें कि किस किस सेक्टर में कैसे नुकसान हुआ। आपको पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी से $1 का जवाब नहीं मिलेगा। ये कैलकुलेशन है, आप और मैं करते रहते हैं। अच्छा, ये जो $11.5 अरब साल का निकालते हैं क्लासरा साहब, $11.5 अरब जो है, ये सबसे बड़ी बात। और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके जो हेड्स हैं, ये इनकी मर्जी से होते हैं। इस दफा चाइना का लगा है और इनके शेयर्स हैं, इन मुल्कों के शेयर्स हैं IMF और वर्ल्ड बैंक में, और इसके जरिए ना ये पॉलिटिकली हमें कंट्रोल करते हैं, मालियाती तौर पे इस्तेसाल करते हैं और खौफनाक इस्तेसाल करते हैं। आपको ये इंडिपेंडेंट हम जब हमने दहशतगर्द, अब सुने ना, एक मैं आपको एक कोट करता हूं। जब हमारा बजट पिछला बना रहे थे हफीज शेख साहब, तो फरमाते हैं जी हम कोई उनको ना, वी डोंट वांट टू बी इररिस्पांसिबल पीपल, हम गैर जिम्मेदारी का कोई उनको मैसेज नहीं देना चाहते। वो आए, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गैट के जरिए, WTO के जरिए टैरिफ हमारे नीचे कर दिए, रियासत की वसूलियां कम से कम हो गई, यहां से पैसा बाहर जा रहा है हमने, और डॉलर जो है रोज गिरा के हमारे कर्जे में $1 गिरता है, 65 बिलियन रुपीस बढ़ जाते हैं। कर सकते हैं, मगर एक बहुत बड़ा इस्तेसाली निजाम है जिसके खिलाफ मैं जिक्र करते रहता हूं कि लैटिन अमेरिका नहीं काजी साहब, बात वही वाला बात है, मैंने उस बात वहीं चली जाएगी कि हम बड़े मजलूम हैं, दुनिया बड़ी जालिम है। दुनिया से पूछ लें तो वो कहते हैं आपसे कोई बड़ा जालिम कोई नहीं है, कि पूरी दुनिया में हमारे ऊपर चार्जेस हैं, टेररिज्म हम फैलाते हैं, दहशतगर्द हमारे यहाँ पले हुए हैं, एक बंदा हम यहाँ से हमसे काबू नहीं होता, अपनी मर्जी से कर्जे नहीं देता, हम कहते रहते वो नहीं देता। प्लस ये अभी आपको बता रहा हूँ IMF का वो बार बार ये रह जाता है, वो पेपर जो मैं कहता हूँ, जो अभी इन्होंने IMF के साथ इसाक डार ने ये उसके साथ एग्री किया है, उसमें मसूफ यहाँ पे ये तय करके आए थे 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ये जाकर $250 मिलियन खरीदेगा, सॉरी $125 मिलियन खरीदेगा, जिससे आपका डॉलर ऊपर गया है। तो आप क्यों कंट्रोल होते हैं? अच्छा, ऐसे आप इंडिया में देख लें, वहां भी डॉलर का रेट आपने देखा होगा, उनके बड़े बुरे तरीके से करेंसी उनके नीचे गिरी है। ये दुनिया के ये जो हमारा मालियाती निज़ाम है जिसकी बात आप करें, उसके हम बेनिफिशरी भी हो सकते हैं। अगर हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है मैनूवरिंग करने की, उन्हें मैनेज करने की, उसके बाद हम रोध हो सकते हैं, उनको कर्ज कर सकते हैं, अपने आप को मजलूम बना सकते हैं। मेरा ख्याल है कैपेसिटीज़ के इश्यूज़ भी हैं। और प्लस जो आप बात कह रहे हैं ना कि $150 अरब, काई साहब आपके ज़रिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे डॉक्टर वकार मसूद साहब बड़ा इंतहाई काबिल आदमी समझे जाते हैं, उन्हें कहा जरा $150 अरब की मुझे $150 अरब की कैलकुलेशन तो दे दें, ये बता दें किस किस सेक्टर में कितना कितना नुकसान हो। इनके पास कोई फिक्र नहीं होंगे, ये इनके पास ये फिक्र नहीं है काजी साहब, इनके पास थानों पे उन्होंने हमले किए हैं, साहब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवास्टेट किया उन्होंने। मुझे ब्रेक लेने, ब्रेक से पहले कॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया से, खलील। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल बोलिए।
मेरा सवाल ये है जी, पैनल से जो सदर साहब ने एक बिल पास करने के लिए असेंबली में भेजा है दहशतगर्दी एक्ट का, उन्हें रातों रात कहां से ख्वाब आया कि इसमें ये क्लॉज शामिल होनी चाहिए, और उनको किसने ये सपोर्ट किया है? भाई दहशतगर्द एक्ट आम आदमी नहीं बना सकता, उसके लिए स्पेशल लोग होते हैं जिनको इनके बारे में मालूमात होनी चाहिए तभी इस तरह बिल पास होता है। ठीक है, तो ये उनको ये ख्याल कहाँ से आया? भाई कोई उनका पैनल है कि उनको कुछ बताने वाले हैं कि ऐसा ही है? काजी साहब रातों रात ख्याल कैसे आ गया? लॉर्ड वीन है, उन्होंने उसको बनाया है, उनका राइट वो बना सकते हैं। और ये लेकिन बात यह है कि हम भी उसको स्क्रूटनाइज तो कर रहे हैं। जो बातें हमें लग रही हैं कि भाई इसमें ये मिसाल के तौर पे जब ये कहते हैं जी कि मुल्क के खिलाफ उसको मुल्क दुश्मन तस्वर किया जाएगा, तो कब उसे मुल्क दुश्मन तस्वर हम नहीं कर रहे थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आओ। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी, काजी साहब आपकी खबरों की तरफ आते हैं। शायद ये मैं आज स्टोरी देख रहा था कि तकरीबन यूएन की फिगर्स के मुताबिक 1.2 मिलियन या 1.5 मिलियन 1.5 करोड़ जो बच्चे हैं वो इस वक्त चाइल्ड लेबर में हैं। और यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून भी मौजूद नहीं है कि जो ख़ास तौर पर बॉन्डेड लेबर को चेक करे। और इस हवाले से हम मुख्तलिफ जो है वो ये मैं जो फिगर्स देख रहा हूँ उसके साथ साथ फोर्स्ड जो है जो बैगरी है उसमें जा रहे हैं बच्चे। तकरीबन 2,500 बच्चे पिछले साल उठा लिए गए कराची की सड़कों से, जिन्हें उसमें भेज दिया जाता है। मैं अब ये इसको जोड़ता हूँ मेन स्टोरी के साथ। जब आपका एक एक फिगर IMF चेक करता है स्टेट बैंक के साथ कि आप कहाँ क्या खर्च कर रहे हैं, आप तालीम के ऊपर 1.5 से 2% जाके खर्च करने की आपको इजाजत नहीं होती। जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या से 43.5% बच्चों, फिर बच्चे बैगरी में नहीं जाते, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अभी कल की बात है जो आपको बजट ह्यूगो शेवज ने दिया 30, उसको क्यों डिक्टेटर कहते हैं? हर दफा इलेक्शन जीत के आता है, वो हर दफा इलेक्शन जीत के आता है। और खुद वो इनके लिए हर वो बंदा डिक्टेटर है इन आलमी इदारों के लिए जो अपने अवाम पे पैसे खर्च करे और जो इनके कनाइनस के साथ इसके अवाम के चूस के इनको आगे फेंकता रहे और इनके लिए वो एक मंडी बन जाए। अब इस मुल्क में से कम 3-4 हज़ार अरब रुपए की मंडी है, जितना हमारा बजट नहीं है, इससे ज्यादा माल यहाँ से निकलता। कानून आप नहीं बना सकते, रियासती कानून उन्होंने आके तब्दील करवा दिए कि आप किसी चीज पे टैक्स नहीं लगा सकते। आप WTO पढ़ के देख रहे हैं। तो ये इसको जो जहां जहां रजिस्ट कर रहा है उसको मीडिया चाहे वो इलेक्ट होके आते हैं और जीत के आते हैं, पॉपुलर लीडर हैं, उनको ये कहते हैं। और जहां ये कनाइवल्स के साथ अपनी गवर्नमेंटें इंस्टॉल करवाते हैं वहां लोगों का ये अशर करते हैं। फिर आपके 1.5 करोड़ बच्चे सिर्फ यही नहीं कि भीख मांगेंगे बल्कि वो एक रेडी मटीरियल होंगे, उनको बनाएंगे। और ये अगर आप रिमूव नहीं करते रिजल्ट, तो आप जितने मर्जी कानून बना लें। सही, आगे बढ़ते हैं। क्लासा साहब, क्या मामला है सैंडिक प्रोजेक्ट का? 2010 में ये प्रोजेक्ट सूबाई हुकूमत को देना था, नहीं दिया, उनका कर्ज भी मुआफ नहीं हुआ। ये शाजिया एक आज यहाँ सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी पेट्रोलियम का इजलास होना है, दिन के 2:30 बजे होना है। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश किए जा रहे हैं सैंडिक के हवाले से जो ये सेनेटर्स हैं उन्होंने मंगवाए थे। तो वो पेपर मैंने कहीं से निकलवाए हैं। तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें कुछ ये चीज़ें बताई गई हैं कि इस पूरे खेल में बलूचिस्तान को खुद क्या मिल रहा है। अब जो फिगर पेश किए जा रहे हैं यहाँ पे सैंडिक प्रोजेक्ट की एक लंबी डिटेल है, उसकी शायद डिटेल में जाने का इतना टाइम ना हो। 70s में ये यहाँ पे सोने चांदी और कॉपर के ज़ख़ायर जहाँ पे दरियाफ्त हुए थे बलूचिस्तान में, उसको चाइनीज़ के साथ ही मिलकर ये सारा प्रोजेक्ट शुरू किया। अच्छा 95 में इस पे आके पीपल्स पार्टी दौर में प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग हुई, इसका काम शुरू हुआ। तो पता यह चला कि इनको यहाँ पे 10-12 रुपए चाहिए इसको काम शुरू करने के लिए। हुकूमत पाकिस्तान के पास 10-12 अरब यहाँ पे पैसे ही नहीं थे कि काम शुरू करते। 2002 में जाके इन्होंने एक चीनी कंपनी को दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, आप 10 साल के लिए लीज़ पे लें ये सोने चांदी और कॉपर की जो वहाँ पे कानें हैं। और उस लीज़ के नतीजे में जो पैसे अब तक इन्होंने कमाए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने और चीनियों ने, उसकी जो मलियत आज बताई जा रही है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, वो तकरीबन $1.4 बिलियन इन्होंने वहाँ पे आलमी मार्केट में सोना कॉपर और चांदी की जो इनकी मादे प्रोडक्ट्स हैं वो बेची हैं वहाँ पे। उसमें से इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चाइनीज़ ने 50% चाइनीज़ लेके गए हैं इसमें से, 50% उनका था। 48% जो इस्लामाबाद में बाबू बैठे हुए हैं या हमारी हुकूमत बैठी हुई है उन्होंने ले लिया है। 2% सिर्फ बलूचिस्तान को दिया गया। ज़रा आप मुलाहजा फरमाएं। और फिर हम कहते हैं टेररिज्म बढ़ रहा है, फिर हम कहते हैं गुर्बत बढ़ रही है, और फिर कहते हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स यहाँ पे स्ट्रांग हो रही हैं। जो आपने मुआहदा किया चाइनीज़ के साथ वो ये मुआहदा था कि 50% आप ले जाएं
उसमें से 48 और उसके बाद 48% जो है वो हुकूमत पाकिस्तान रख लेगी, 2% हम बलोचों को देंगे। ये बाकायदा डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आज वहाँ पे पेश हो रही हैं। इसके बाद इन्होंने 2010 में बाकायदा कि जब ये पीपल्स पार्टी हुकूमत आई, इन्होंने आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान के तहत ये कहा कि हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, बलूचिस्तान को ओनरशिप है 35% उनको दे देते हैं। तो उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की बैठी हुई है यहाँ पे इस्लामाबाद में, इन्होंने अपनी टांग अड़ा दी। इन्होंने कहा जी आपको याद होगा जब सेंटर प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था, हमने कोई 29 बिलियन रुपीज़ हमारा बनता है, हमने इन्वेस्टमेंट की थी। वो पहले बलूचिस्तान को कहें कि हमें 29 बिलियन रुपीज़ दें, उसके बाद हम ये ट्रांसफ़र करेंगे। ओ भाई आपने $1.5 अरब कमा लिया है पिछले 10 सालों में उन्हीं के बलोचों के पैसों से। अब फरमा रहे हैं कि 29 अरब रुपया देंगे तो हम इसके बाद बात चलने देंगे। 3 साल से ये फैसला नहीं हो सका कि वो 29 अरब रुपया देंगे तो फिर ये उसको ट्रांसफ़र करेंगे। ये सारी डिटेल्स आज वहाँ पे पेश होने वाली हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा इतराज़ है बलूचिस्तान हुकूमत का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि अब आप इसको हमारे पास ट्रांसफ़र कर रहे हैं। चाइनीज़ पे ये भी इल्ज़ाम लगा था कि जितना उनके साथ तय किया गया था वो कितनी माइनिंग करेंगे इन एरियाज़ में, कितना सोना, कॉपर और चांदी निकालेंगे, उन्होंने उससे ज़रूरत से ज़्यादा निकाला है। जो एग्रीमेंट था उससे ज़्यादा जाकर उन्होंने निकाला है। बलोचों की हुकूमत ये फरमा रही है आप हमें ट्रांसफ़र भी कर रहे हो तो हमें इसका क्या फ़ायदा होना है, क्योंकि ज़खायर तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। वो जितनी माइनिंग करनी थी वो तो उन्होंने 10 साल में कर ली है। अब काम ये किया है उन्होंने, ये चाइनीज़ ने, उन्होंने 5 साल के लिए मजीद लीज ले ली है वो, और उनको 5 साल के लिए मिल गया है कि अब आप जिस वक्त ये मुआहदा हो रहा था करें। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत को इसे लाइम रखा गया, उन्हें बिल्कुल इत्तला नहीं थी इस मुआहदे की। जब हुकूमतें बलूचिस्तान की यहाँ पे रायमंड में बनेगी, फिर यहाँ पे ये मरी में बनेगी, एक को वज़ीर आला बना दिया जाएगा, फिर उसके बाद पख्तूनों का लीडर महमूद अचकज़ई साहब अपने भाई को गवर्नर बनवा लेंगे, तो फिर किसने मफाद का वहाँ पे देखना है? आपका ख्याल है बलोचों के उन मफादात का देखना है? अभी हमने देख रहे हैं ज़लज़ले से जो हालत बुरी हुई है, फिर $1.5 अरब, इट्स ए मैसिव अमाउंट। इसको देखा जाए 200 अरब रुपया बनता है। 200 अरब रुपए के आपने वहाँ से महीने करके माल बेचा है और उनको 2% दे रहे हैं। और सबसे गरीब ये समझा जाता है बलोचिस्तान। बड़ी मज़े की बात है, अगर दुनिया का तो छोड़ दें, अगर इस खित्ते का किसी को अमीर तरीन कोई होना चाहिए था, सूबा होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ होनी चाहिए थे, बलूचिस्तान होना चाहिए था। सबसे ज्यादा गरीब हुई है। मिनिस्टर लिए हैं, जो मिनिस्टर लिए हैं, मालिक साहब नेशनलिस्ट और लेफ्ट के लीडर कहे जाते थे। उन 14 में से 10 नवाबैन हैं या नवाब हैं या चीफ टेन्स हैं या उनके रिच लोग हैं। तो फिर वो तो ठीक है, उनके लिए तो 1% के लिए ये मुल्क वेलफेयर स्टेट है, उनके लिए तो ठीक है ये। जी जी जी। अच्छा, ये है जो आज वहाँ पे होना है। सही सही। जी जी काई साहब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक और आपसे स्टोरी डिस्कस करना चाहता था। टाइम मैगजीन में एक फिगर मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में जो पानी के जरिए बिजली से की जो एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 90,000 आप मेगावाट बना सकते हैं। इस वक्त हम 15, 20 और 12,000 के चक्कर में 90,000 सिर्फ हम पानी से बना सकते हैं। हमने तकरीबन $9 बिलियन का जो है वो एक न्यूक्लियर ले रहे हैं चाइना से, और उस पर वो एतराज़ भी करते हैं क्योंकि आजकल न्यूक्लियर जब से ये हादसा हुआ है जापान में, तो उसको भी एक बुनियाद बनाकर, और वैसे भी वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे क्योंकि दुनिया में कदगन है, तो मैं ये सोच रहा था कि हम इंपोर्ट करने पे बड़ा जोर होता है कि गैस हम उधर से इंपोर्ट करें। उसकी क्या वजह है? क्योंकि जो इंटरनेशनल जो ये मुआहदे हैं उसमें कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। अब तो दुनिया में इस तमाम साफ सुथरे मालियाती निज़ाम ने किकबैक्स को जो है वो लीगल कर दिया है। कानूनी तौर पर वो ये कंपनियां रखती हैं पैसे कि जी हमें सौदा, हमें ठेका दें तो हमसे ले लें। तो ये सिर्फ ये, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो थर्ड कोल के बारे में हम ये कह रहे हैं ना कि वो यूजेबल नहीं है, कुछ लोगों ने ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया था, ऐसी बात नहीं है। तो इंटरनली हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, मगर खलासरा साहब जब आपके लोगों के पैसों से अकाउंट्स बाहर बने या फ्लैट बंदा खरीदता रहे या माल लेता रहे, ये पैसों से हम खुद डेवलप कर सकते हैं, ये माइंस, ये खुद हम रिसोर्सेज कर सकते हैं, मगर जाहिर है हमारी प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटीज और है जी बिल्कुल। मैं मेरा ख्याल है एक स्टोरी है उस पर हमने की थी लास्ट वीक, ब्लू पासपोर्ट पे शाहजहाँ। उस पर डीजी इमिग्रेशन और पासपोर्ट सिकंदर सुल्तान राजा, तो ये एक बड़े अच्छे और ईमानदार अफसर समझे जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी में इनकी कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्पेक्ट है। शायद उन्होंने शो देखा हमारा जो हमने किया था लास्ट वीक कि कैसे पाकिस्तान में ब्लू पासपोर्ट की मंडी लग गई थी उनके रहमान मलिक साहब के दौर में, और जिसके हाथ जो लगा है वो पासपोर्ट लेके चला गया है। उन्होंने बड़ी एक अच्छी खासी कंप्रीहेंसिव मुझे ईमेल की थी इस प्रोग्राम को देख के की होगी, उसका फॉलोअप के तौर पर। उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने नए सेटअप बनाया है, नया सिस्टम बनाया, पूरी तफसील से बताया है कि कैसे
ये गलत अगर जारी हो रहे हैं उनको रोका जाएगा। और उनका ये कहना है कि मुस्तकबिल में ये ब्लू पासपोर्ट गलत लोगों को जारी नहीं हो सकेंगे। और लंबी एक उन्होंने डिटेल भी उसमें लिखी है पूरा जो जारी हो चुके मैं उसी पे मैं उसी पे आ रहा हूँ थोड़ा सा उस पर। वो ये फरमाते हैं कि उनको इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से बड़ी सख्त हिदायत है कि आपने किसी को गलत जारी नहीं होने देना। और उन्होंने जो प्रोसीजर बनाया वो उसमें लगता है फुल प्रूफ होगा, फेयर इनफ। असल जो सवाल था जो आप पूछ रहे हैं, पहली तो ये बात है उनको उन्होंने कैंसिल कर दिया जो 2000 पासपोर्ट हैं गैर कानूनी तौर पर। लेकिन जो मेरा सवाल है जिसको राजा साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे दोबारा अगर वो देख रहे हैं प्रोग्राम को तो इसको मुझे राजा साहब इसका जवाब दें और ज़रूर उस पर कोई अगर उनके पास कोई जवाब है तो पेश करें। हमें एतराज़ जो इससे बड़ा एतराज़ है कि आपने उस कानून जो मैनुअल है पासपोर्ट बनाने का ब्लू मैनुअल, उसमें इन्होंने चेंजेस की थी, उसमें ऐसे लोग डाल दिए गए जिनको नहीं मिल सकता। आपने मैनुअल को तो तब्दील किया नहीं है वजारत दाखिला ने, वो तो चौधरी निसार अली खान साहब अभी भी उसको चेंज करने को तैयार नहीं। वो मैनुअल क्या है कि आपके 28 साल तक जो आपके बच्चे हैं वो सारे के सारे ये आपके ब्लू पासपोर्ट ले सकते हैं, आपके वालिदैन ले सकते हैं, आपके रिटायर्ड सफारतकार ले सकते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट। और भाई हमें तो उस पर भी एतराज़ है कि ये जो मैनुअल है जिसमें आपने चेंजेस किए हैं, मतलब मैं अगर सरकारी अफसर हूँ तो मेरे बीवी बच्चों का क्या काम है कि वो ये आके सरकारी पासपोर्ट ब्लू पासपोर्ट लेके फिरते रहें। पहले हजूर आप मेहरबानी फरमाएं चौधरी निसार अली खान साहब, अगर आपकी नीयत साफ़ है, जो मैं आप पे बिलीव करता हूँ कि आपकी नीयत साफ़ होगी इसलिए आपने इस पर हाथ डाला है, तो मेहरबानी फरमा के जो मैनुअल में चेंजेस की गई हैं ये ब्लू पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ उसको सरकारी अफसर को मिलना चाहिए, उसके खानदान को नहीं मिलना चाहिए, उसके कोई बच्चे को नहीं मिलना चाहिए, उसकी कोई बीवी को नहीं मिलना चाहिए, उसके वालिदैन को नहीं मिलना चाहिए, ना उनको रिटायर लोगों को मिलना चाहिए। उनका कोई कोई हक नहीं है, वो तो कर चुके हैं, वो कैंसिल उन्होंने कर दी है, वो कर दिए। लेकिन वो कहते हैं परनाला वहीं खड़ा हुआ है। ये ब्यूरोक्रेसी बड़ी जबरदस्त चीज है। इन्होंने कहा जी कि जो गैर कानूनी लोग थे, अगर आपने ले लिया, मैंने काजी साहब ने ले लिया तो गैर कानूनी लोग हमने ले लिया। और भाई जो आपने गैर कानूनी कामों को कानूनी शक्ल दे दी है, मुझे जरा इसकी जस्टिफिकेशन समझा दें कि 28 साल तक किसी सिविल सर्वेंट का, अच्छा इसमें फौजी शामिल हैं, इसमें जजेस शामिल हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, इसमें सफारतकार शामिल है, पूरे के पूरे तबकात शामिल हैं और इस पर सब एग्री हैं। इसमें कोई सुआ मोटो नहीं होता कि सब के बच्चों को, बीवियों को, बेगमात को, वालिदैन को उन्होंने ब्लू पासपोर्ट ये लें। बिल्कुल डेफिनेटली। और बास तो ताहयात शामिल हैं। वजीर दाखिला जो हैं वो हो गए, आपके सेक्रेटरी इंटीरियर हो गए, उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर फॉर होम हो गए, वजीर मुमलिकत, इनको ताहयात, इनको ये ब्लू पासपोर्ट इनको और इनके बच्चों को और इनकी बेगमात को अलाउड हैं। तो चौधरी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि हजूर जो मैनुअल में इन्होंने चेंजेस किए थे, रहमान मलिक साहब ने महज उनको फ़ायदे देने के लिए या ब्यूरोक्रेसी ने किए थे, मेहरबानी फरमाएं। और बड़ी अच्छी चेंजेस आपने किए जो उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने प्रोसेस मुझे भेजा है, वो बड़ा अच्छा है। आप एक बड़ा अच्छा और ईमानदार अफसर आपने अच्छी जगह पे लगाया, फेयर इनफ। लेकिन जब तक ये मैनुअल चेंज नहीं होगा जिसके तहत ये आपने पूरे खाते खोल दिए हैं कि आपने हजारों सैकड़ों यहाँ पे बना दिए हैं, ये ब्लू पासपोर्ट बना दिए। एक्स एमएनए का क्या काम है, एक्स सेनेटर का क्या काम है इसको ब्लू पासपोर्ट कर गए? ये इनका अवामी इस्तेसाल करेगी। अब जो इलेक्शन होता है वो हाँ ये नहीं करेंगे। बिल्कुल आपने कहा सब ठीक है, ये कवर अप, इट्स कॉल्ड कवर अप। ये आते हैं उनके, वो कहते हैं यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स बैक, ये वही काम हो रहा है। उनको कुछ नहीं पकड़ है कि ये जारी किसने किया, क्यों किए हैं। ये पाकिस्तानी जो ब्लू पासपोर्ट की आपने कैसे बेहरुमती की है, उनको हाथ नहीं डाले चौधरी निसार अली खान साहब, बस कैंसिल कर दो। कैंसिल तो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपको दो काम करें। एक तो एक्शन लें उनके खिलाफ जिन्होंने किए हैं और ब्लू पासपोर्ट की हुर्मत खराब की है, प्लस आप उस पे वो करें, ये मैनुअल जो आपने गलत बनाए हुए हैं उनको चेंज करें। ये बच्चों का, वालिदैन का, बुजुर्गों का और उसके बाद सरकारी अफसरों के, हाँ उनके रिटायरमेंट के बाद ताहयात मिलते रहेंगे। ये कोई तरीका नहीं, आप इसको बंद करें। ठीक है क्लासा साहब, बहुत शुक्रिया। कैसा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।